देखिए स्टूडेंट, जो हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली यू बाय करली टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इस हीट फंक्शन u की वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर u जो है वो x का फंक्शन भी है और u जो है वो टाइम t का फंक्शन भी है। मींस यहां पर u जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड t का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, वी शैल नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। u यहां पर x और t का फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि जो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, जो हमें u की वैल्यू देगा, जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड t का फंक्शन है, ये u जो है वो दो सेपरेट फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहला फंक्शन x होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल का फंक्शन होगा, और दूसरा फंक्शन t होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ t वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो हमने यहां पर u को दो सेपरेट फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन t है। ये अंडरस्टूड रहेगा कि x जो है वो स्मॉल x का फंक्शन होगा और कैपिटल T जो है वो स्मॉल t का फंक्शन होगा। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई t। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम इस u इज इक्वल टू xt की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे, यूजिंग 3 in 1 we get करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर u की जगह पर हमने xt लिख दिया, इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर करली बाय करली t। u की जगह पर हमने यहाँ पर xt लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ कैपिटल x ही x का फंक्शन है। कैपिटल T जो है वो x का फंक्शन नहीं है। कैपिटल T जो है वो स्मॉल t का फंक्शन है। तो यहाँ पर कैपिटल T जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसे हम यहां से बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं t करली स्क्वायर x बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पर कैपिटल T ही t का फंक्शन है, x जो है वो t का फंक्शन नहीं है, x वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पर x जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इस x को हम बाहर ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा x अपॉन सी स्क्वायर करली t बाय करली t। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस t को यहां पर भेज देते हैं और इस x को यहां पर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 बाय एक्स करली स्क्वायर x बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर t करली t बाय करली t हो जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल x का फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t का फंक्शन है। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इस पार्शियल डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। हमने पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन ही है, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। तो हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में वो कैपिटल T का हो रहा है, और कैपिटल T जो है वो t का ही फंक्शन है। तो हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं dt बाय dt। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ x वेरिएबल का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t वेरिएबल का फंक्शन है, और x एंड t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों टर्म जो हैं वो आपस में बराबर भी हैं। मींस इक्वेशन 4 को ट्रू होने के लिए, मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर होने के लिए क्या होना होगा, ये होना होगा कि दोनों साइड जो हैं वो सेम कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, और वो सेम कांस्टेंट जो है वो हम स्मॉल k के बराबर ले लेंगे। ये साइड भी इसके बराबर हो और ये साइड भी k के बराबर हो, तभी ये दोनों टर्म जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो ये लाइंस आप यहाँ पर लिखेंगे, इन इक्वेशन 4 लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x alone एंड राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ t alone। इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल x का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t का फंक्शन है। सिंस द वेरिएबल्स x एंड t आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर टू साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ईच साइड इज इक्वल टू अ सेम कांस्टेंट से k। तो यहाँ पर क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों साइड जो हैं वो कब तक आपस में बराबर नहीं होंगी, जब तक ये दोनों साइड जो हैं किसी सेम कांस्टेंट के बराबर हो, और वो सेम कांस्टेंट जो है वो हमने k ले लिया। मींस हम इस साइड को भी k के बराबर रखेंगे
और इस साइड को भी k के बराबर रखेंगे। दैट इज 1/x d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर को भी हमने k के बराबर रख दिया एंड 1/c² t dt बाय dt को भी हमने k के बराबर रख दिया। तो स्टूडेंट्स इस x को आप ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू kx। इस kx को आप इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इसी तरह से c² t को आप इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा dt बाय dt इज इक्वल टू k c² t। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें तीन केसेस जो हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे। जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है k, ये कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर हमें तीन केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे और तीनों केसेस के लिए जो हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है या फिर डिफ्यूजन इक्वेशन है, इसके हमें तीन अलग अलग सोल्यूशन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नाउ वी हैव फॉलोइंग थ्री केसेस। पहला केस है व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 दैट इज k इज पॉजिटिव। तो यहां पर हमें k को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर लेना होगा। वो हम कांस्टेंट ले लेते हैं p²। k को हमने p² के बराबर मान लिया। किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो p² जो है वो एक पॉजिटिव टर्म होगा। और यहां पर हमने k को p² ही क्यों लिया? p² इसलिए लिया क्योंकि ऐसा करने पर सॉल्यूशन फाइंड करना जो है वो इजी रहेगा। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस k इक्वल टू p² को यहां पर यूज करेंगे फिफ्थ में और यहां पर यूज करेंगे सिक्स्थ में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 5 and 6 वी गेट d² x बाय dx स्क्वायर माइनस k की जगह पर हमने p² रख दिया इनटू x इज इक्वल टू 0। ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। एंड dt बाय dt माइनस इस k की जगह पर हमने रख दिया p², तो ये बन जाएगा p² c² t इज इक्वल टू 0। ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें एट्थ और नाइन्थ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। एट्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल x की वैल्यू मिलेगी, नाइन्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल t की वैल्यू मिलेगी। x और t की वैल्यूज फाइंड करके हम यहां पर पुट कर देंगे जिससे हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल x। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। हम मान लेते हैं d बाय dx जो है कैपिटल D के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, d बाय dx की जगह पर कैपिटल D रखेंगे तो यहाँ पर d² बाय dx स्क्वायर है तो ये बन जाएगा d² x माइनस p² x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा d² माइनस p² x इज इक्वल टू 0, जहां पर d बाय dx जो है वो कैपिटल D के बराबर है। और यहां पर ये भी आप लिख सकते हैं कि d² बाय dx स्क्वायर जो है वो d² के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय d को हम m से रिप्लेस करेंगे, m² माइनस p² इज इक्वल टू 0। तो यहां से m² आ जाएगा p² के बराबर। तो यहां से m की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें। कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? प्लस माइनस p। तो यहां से हमें m की दो वैल्यूज मिल गई, मींस इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सोल्यूशन मिल गए जो कि हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें इसके देखने को मिल रहे हैं प्लस माइनस p। तो इस प्रकार के लिए जो हमारा सोल्यूशन होगा इक्वेशन 8 का वो हम कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखेंगे। तो आप यहां पर x ऑफ x, क्योंकि कैपिटल X जो है वो x वेरिएबल का फंक्शन है तो हमने यहां पर ब्रैकेट में x भी लगाया है, इज इक्वल टू c1 e की पावर पहला रूट जो कि प्लस p है px प्लस c2 e की पावर सेकेंड रूट जो कि हमारे पास माइनस p है माइनस px। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 8th इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहले आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी इसकी, वहां से m की वैल्यू दो m की वैल्यूज फाइंड की प्लस माइनस p, फिर आपने इसका सॉल्यूशन लिखा। इस वैल्यूज को देखकर आपने सॉल्यूशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स 8th इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब देखिए 9th इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखनी है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम यहां पर d बाय dt को d ले लें तो आपको क्या मिलेगा? dt माइनस p² c² t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जहां पर d बाय dt को हमने कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया है। या फिर आप इसको d डैश से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमने d बाय dx को d लिया था और d² बाय dx स्क्वायर जो है वो d² हो गया था। तो आप d बाय dt को d डैश ले लीजिए। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से t जो है पहले कॉमन लेना होगा
तो ये डी डैश माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी डैश की जगह पर एम आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पर हमें m की एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहां पर इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन जो नाइन्थ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो हमें कैपिटल टी की वैल्यू देगा, जो कि स्मॉल टी वेरिएबल का फंक्शन है। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे कांस्टेंट c3 e की पावर में ये वाली वैल्यू आएगी m की, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर वेरिएबल t है तो यहां पर t आ जाएगा। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने x ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, t ऑफ t की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, जिससे हमें u ऑफ xt की वैल्यू मिल जाएगी, मीन सोल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का, किसके लिए, जब k ग्रेटर देन 0 होगा। और बाकी दो केसेस के लिए भी हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम 10th और 11th इक्वेशन से x ऑफ x एंड t ऑफ t की वैल्यूज उठाकर सेकंड में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 एंड 11 एंड 2 वी गेट u ऑफ xt इज इक्वल टू, x ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आई थी c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, और t ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आई थी c3 e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। ये हमारी ए इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको ए इक्वेशन दिख रही है ये आपके पास सोल्यूशन है किसका, 1D हीट इक्वेशन या 1D डिफ्यूजन इक्वेशन का, किसके लिए, जब आपका k जो है वो ग्रेटर देन 0 था। तो स्टूडेंट सेकंड केस की बात करते हैं, जब हमारा कांस्टेंट k जो है वो 0 के बराबर होगा तो क्या सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। इसे हम 12th इक्वेशन दे देते हैं। तो k इक्वल टू 0 की वैल्यू 12th इक्वेशन से उठाकर 5th और 6th इक्वेशन में डालते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यूजिंग 12 इन 5 एंड 6 वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर k 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम k को 0 पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, dt बाय dt। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव कैंसिल करना होगा जो कि x के रिस्पेक्ट में है। तो इसे हम क्या करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसका एक बार इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dx बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c4। इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये डेरिवेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिंपली x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी x इज इक्वल टू c4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा c4x प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c5। x जो है वो x वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में x भी लगा देते हैं। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टाइम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c6। तो यहाँ पर साथ में हम स्मॉल t लगा देते हैं क्योंकि कैपिटल T जो है वो स्मॉल t का फंक्शन है। तो 13th और 14th इक्वेशन से x ऑफ x एंड t ऑफ t की वैल्यूज उठाकर हम सेकंड में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 एंड 14 इन 2 वी गेट u ऑफ xt इज इक्वल टू x ऑफ x की वैल्यू है c4x प्लस c5 और t ऑफ t की वैल्यू हमारे पास c6। तो स्टूडेंट्स ये भी एक सोल्यूशन है किसका, 1D हीट इक्वेशन या फिर डिफ्यूजन इक्वेशन का, किसके लिए, जब हमारा k इक्वल टू 0 होगा, विच इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन फॉर k इज इक्वल टू 0। केस नंबर 3 हमारे पास, जब हमारा k जो है वो लेस देन 0 होगा, मींस k नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हमें k को किसी नेगेटिव कांस्टेंट के बराबर लेना होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस का n स्क्वायर के बराबर इस k को। तो k इक्वल टू माइनस का n स्क्वायर, किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा आपको। और यहाँ पर हमने माइनस का n स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि ऐसा करने पर आपका सोल्यूशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो k इक्वल टू माइनस n स्क्वायर की वैल्यू 15th इक्वेशन से उठाकर 5th और 6th इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 इन 5 एंड 6 वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर k की जगह पर माइनस एन स्क्वायर पुट करेंगे, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। और यहाँ पर k की जगह पर माइनस एन स्क्वायर डालने पर आपको मिलेगा dt बाय dt प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। k माइनस का एन स्क्वायर था, माइनस माइनस हो गया प्लस। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 16th और 17th इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी की वैल्यूज मिलने वाली हैं रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को अगेन डी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से इस
डी बाई डी टी को हम डी डैश ले लेते हैं तो ये बन जाएगा डी डैश टी प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। यहां से टी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा डी डैश प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, जहां पर डी बाई डी टी जो है वो डी डैश के बराबर है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर के बराबर, तो यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट माइनस का एम स्क्वायर। तो माइनस का मतलब है स्क्वायर रूट माइनस का मतलब है प्लस माइनस आइटा और एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एन। तो यहां से एम की दो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन होगा 16th इक्वेशन का, जो कि हमें एक्स की वैल्यू देगा, वो किस प्रकार से होगा? वो कॉज और साइन के टर्म्स में होगा। जब हमें एम की वैल्यूज इमेजिनरी मिलती हैं, डिस्टिंक्ट मिलती हैं, तो उस केस में सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू C7 कॉस, पहला यहां पर एन है प्लस का nx प्लस C8 साइन nx। इस तरह से इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं जब हमारे पास m की वैल्यूज इमेजिनरी मिलती हैं। ये हमारे पास 18th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय डी डैश की जगह पर m रख देंगे प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पर हमें m की रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो अगेन केस 1 की तरह एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में मिलेगा और इसका सोल्यूशन हमें कैपिटल टी की वैल्यू देगा। टी ऑफ टी इज इक्वल टू C9 e की पावर माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। तो टी ऑफ टी एंड एक्स ऑफ एक्स की वैल्यूज 18th एंड 19th इक्वेशन से उठाकर हम अगेन सेकंड में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 18 एंड 19 इन 2 वी गेट u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आया है C7 cos nx प्लस C8 sin nx, और टी ऑफ टी हमारे पास आया मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप C9 e की पावर माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये हमारी सी इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये भी एक सोल्यूशन है किसका? 1D हीट इक्वेशन या 1D डिफ्यूजन इक्वेशन का। किसके लिए? जब हमारे पास K जो है वो लेस देन 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने 3 डिफरेंट केसेस के लिए 1D हीट इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए 3 अलग अलग सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिए हैं इन इक्वेशन A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। बट इनमें से इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन सुटेबल रहने वाला है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने 1D हीट इक्वेशन के 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए थे। A, B, C ये तीनों के तीनों जो हैं 1D हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन हमें लेना है, कौन सा सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम के साथ सुटेबल होगा, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास हीट कंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए विद इंक्रीज इन टाइम। तो यहां पर जो टेम्परेचर फंक्शन है u, वो टाइम के साथ जिस सोल्यूशन में डिक्रीज हो रहा होगा वही सोल्यूशन जो है सबसे सुटेबल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर टाइम बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर e की पावर में प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी है। टाइम इंक्रीज होगा तो u भी इंक्रीज होगा, तो ये सोल्यूशन हम सुटेबल नहीं मान सकते। यहां पर तो टाइम है ही नहीं, तो ये सोल्यूशन जो है वो हम सुटेबल होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ वेरी होना जरूरी है इन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हीट कंडक्शन। तो ये सोल्यूशन भी हमारे पास सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके सोल्यूशन में हमें टाइम नहीं मिल रहा। अब जो हमारा थर्ड सोल्यूशन है वहां पर देखिए अगर टाइम इंक्रीज होगा, यहां पर माइनस साइन है, तो हमारा टेम्परेचर फंक्शन u जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये सोल्यूशन जो है सबसे सुटेबल होगा हमारी गिवन प्रॉब्लम के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हीट कंडक्शन से रिलेटेड वहां पर टाइम के इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन जो है वो सुटेबल होगा। तो ये लाइंस आप यहां पर लिखेंगे। वी हैव ऑब्टेन्ड 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ 1D हीट इक्वेशन। हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं 1D हीट इक्वेशन के, बट वी हैव टू चूज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बट हमें वही सॉल्यूशन चूज करना है जो कि हमारी प्रॉब्लम के फिजिकल नेचर के साथ कंसिस्टेंट हो। इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हीट कंडक्शन टेम्परेचर uxt मस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। जब हीट कंडक्शन होता है तो टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए हीट कंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऐसा किसमें हो रहा है? हमारे पास इस सोल्यूशन में हो रहा है। तो ये सोल्यूशन सबसे सुटेबल होगा 1D
हीट इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए। Thus the only suitable solution for 1D heat equation और diffusion equation is given by, ये solution आप पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।